गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। जैसे आपने क्लास 11th में पढ़ा था ग्रेविटेशनल फील्ड, अभी आपने 12th में स्टार्टिंग में ही पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड, वैसे ही अभी हमारे पास है मैग्नेटिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के बारे में आपने पढ़ा होगा कि कोई चार्ज अगर आपके पास है यहाँ पे, सपोज पॉजिटिव चार्ज, तो एक सर्टेन रेंज तक ये किसी दूसरे चार्ज को रिपेल या अट्रैक्ट कर सकता है। इस रेंज के बाहर, इस चार्ज की रेंज के बाहर अगर कोई चार्ज है तो ये उसके ऊपर कोई भी फोर्स नहीं लगा सकता। तो एक पर्टिकुलर रेंज जहाँ तक ये चार्ज किसी दूसरे चार्ज को अट्रैक्ट या रिपेल कर सके उसे बोलते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। वैसे ग्रेविटेशनल फील्ड था कि अर्थ या कोई भी प्लैनेट का एक ग्रेविटेशनल रेंज है, उस रेंज के अंदर अंदर वो किसी दूसरे प्लैनेट पे, किसी दूसरी चीज़ पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगा सकता है, लेकिन उस रेंज के बाहर वो नहीं लगा सकता। सेम हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी कि कोई मैग्नेट आपके पास है और उस मैग्नेट की एक सर्टेन रेंज है, जिस रेंज तक वो किसी को अट्रैक्ट कर पाए या किसी चीज़ को रिपेल कर पाए, उसको, उस रेंज तक को बोलेंगे हम मैग्नेटिक फील्ड। एक और चीज़ इसमें जुड़ेगी जो हम अभी नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे कि सिर्फ मैग्नेट ही नहीं होते, मैग्नेट के अलावा एक चीज़ और होती है। उसके लिए एक्सपेरिमेंट किया था ओर्स्टेड ने, ओर्स्टेड एक्सपेरिमेंट। बहुत सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है ओर्स्टेड एक्सपेरिमेंट। उसने क्या किया कि उसके पास एक कंडक्टर था, करंट कैरिंग वायर बोल सकते हो, आई करंट फ्लो कर रहा है, सपोज यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव इस तरह से। उसने क्या किया, यहाँ पे एक मैग्नेटिक नीडल रखी। जब उसने इस वायर से, इस कंडक्टर से करंट पास किया, तो करंट पास करने के बाद उसने देखा कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड पहले रेस्ट पे थी, जैसे ही करंट पास किया उसमें डिफ्लेक्शन शो करना शुरू कर दिया। तो जैसे ही करंट गया, सपोज इसने इस डायरेक्शन में एक डिफ्लेक्शन दिखाई, ये इस तरह से डिफ्लेक्ट हो गई। जब करंट की डायरेक्शन क्या थी, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। फिर क्या किया उसने, इस करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया। जैसे करंट की डायरेक्शन ये हो गई इस बार। अगर करंट की डायरेक्शन ऐसी थी और मैग्नेटिक नीडल आपके पास इस तरह से पड़ी थी, तो करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करने पे जो डिफ्लेक्शन थी वो भी क्या हो गई, रिवर्स हो गई। मैग्नेटिक फील्ड की डिफ्लेक्शन भी रिवर्स हो गई। जो पहले इस तरफ गया था वो अब इस तरफ मुड़ेगा। तो सिंपल सी ऑब्जर्वेशन उसने की कि जब भी किसी करंट कैरिंग कंडक्टर के पास आपने कोई मैग्नेटिक नीडल या मैग्नेटिक कंपास आपने रखा है, तो वो कंपास डिफ्लेक्शन दिखाता है, ठीक है। और कंपास डिफ्लेक्शन कब दिखाता है या मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्शन कब दिखाती है, जब उसके आसपास क्या हो, एक मैग्नेटिक फील्ड हो। लेकिन यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे है, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे है, इस कंडक्टर में। यानी कि जब किसी कंडक्टर से करंट पास करेगा तो वो अपने आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। क्लियर। तो ये सिंपल सा एक्सपेरिमेंट था। अब इस एक्सपेरिमेंट से क्या रिजल्ट निकला कि पहला रिजल्ट तो वही है कि जब भी किसी करंट कैरिंग कंडक्टर से करंट पास करेगा तो वो उसके आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। अगर करंट की डायरेक्शन को आप चेंज करेंगे तो मैग्नेटिक नीडल की डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगी। जैसे इस केस में ये ऊपर की तरफ गया और इस केस में ये ऊपर की तरफ गया। तो करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करने पे मैग्नेटिक नीडल की डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन भी क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। ऑपोजिट डायरेक्शन में वो डिफ्लेक्शन शो करेगी। तो ये था आपके पास ओर्स्टेड एक्सपेरिमेंट। करंट की वैल्यू बढ़ाओगे तो डिफ्लेक्शन ज़्यादा होगी, करंट की वैल्यू कम होगी तो डिफ्लेक्शन भी कम होगी। इसके अलावा एक चीज़ और उसने देखी, क्या कि जैसे ही करंट बंद कर दिया, ठीक है, करंट अगर सर्किट में नहीं है तो कोई भी डिफ्लेक्शन वो नीडल नहीं दिखा रही है। इसका मतलब सिंपल कंडक्टर कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनाएगा। कब बनाएगा मैग्नेटिक फील्ड, जब उसमें से करंट पास करेगा। तो ये 2-4 रिजल्ट हैं जो आपको इस चैप्टर को समझने में मदद करेंगे। ये इसकी इंट्रोडक्शन थी
और ये था आपके पास ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट। अच्छा, तो अब मैग्नेटिक फील्ड की डेफिनेशन क्या बन जाएगी? द स्पेस अराउंड ए मैग्नेट, जो आपने पहले पढ़ा था, और साथ में क्या जुड़ जाएगा? और ए करंट कैरिंग कंडक्टर। तो द स्पेस अराउंड ए मैग्नेट और ए करंट कैरिंग कंडक्टर अप टू विच इट्स इन्फ्लुएंस कैन बी फेल्ट, ठीक है, उसे हम बोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड। तो ये ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट था आपके पास। अब इसमें एक और चीज़ है कि मैग्नेटिक फील्ड को हम डिनोट करते हैं कैपिटल बी से, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा और इसकी डायरेक्शन भी होगी। तो इस चैप्टर में हम मैग्नीट्यूड भी निकालेंगे और डायरेक्शंस भी निकालेंगे, स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से, सर्कुलर कोइल्स की वजह से, वो हम धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे। और इसके एसआई यूनिट होते हैं टेस्ला। टेस्ला कैपिटल टी से आप इसको डिनोट करेंगे, क्लियर? या फिर आप बोल सकते हो वेबर पर मीटर स्क्वायर। ये कैसे आया इसे हम चैप्टर में आगे देखेंगे कि ये कहाँ से आया, पर फिलहाल इतना याद रखें कि मैग्नेटिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है, और उसके एसआई यूनिट क्या है? टेस्ला है। अब आपने पिछले चैप्टर में एक चीज़ पढ़ी होगी कि कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपके पास है, सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड ई आपके पास है, और आपने यहाँ पे एक चार्ज रखा है क्यू, प्लस है या माइनस है, वो कोई भी हो सकता है। तो इस चार्ज पे अगर ये रेस्ट पे है तो इस पे क्या लगती है? एक फोर्स लगती है, और उस फोर्स की वैल्यू कितनी होती है? F इज इक्वल टू क्यू ई। ये हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा। तो F इज इक्वल टू क्यू ई फोर्स लगती है। अगर पॉजिटिव है तो ये चार्ज इधर के लिए जाएगा, अगर नेगेटिव है तो ये चार्ज इधर के लिए जाएगा। तो फोर्स यहाँ के लिए कैसे भी लग सकती है, पर रेस्ट में जो चार्ज है उसके ऊपर फोर्स लगती है। किसमें? इलेक्ट्रिक फील्ड में। अब इस चैप्टर में हम मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ रहे हैं। तो अगर मान लो आपके पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर आई है, सॉरी करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसमें आई करंट पास कर रहा है, तो आपने यहाँ पे अगर कोई चार्ज रखा है Q विच इज़ एट रेस्ट, चार्ज एट रेस्ट, तो इस चार्ज के ऊपर कोई भी फोर्स नहीं लगेगी, यानी कि मैग्नेटिक फोर्स इसके ऊपर कोई भी नहीं लगेगी। लेकिन अगर इसी करंट कैरिंग कंडक्टर के साथ मैं एक चार्ज रखता हूँ Q, जो कैसा चार्ज है? जिसको मैंने एक वेलोसिटी दी है इस तरफ के लिए, है ना। तो अगर एक मूविंग चार्ज है जिसको हमने किस पे रखा है? एक कंडक्टर के साथ रखा है, चार्ज इन मोशन, तो हम देखते हैं कि ये चार्ज ऐसा ना जाके थोड़ा सा कर्व्ड पाथ ले लेता है, अपने पाथ से डेविएशन हो जाएगी उसमें, वो एक कर्व्ड पाथ में चलना शुरू कर देगा। कब? जब उस चार्ज में क्या है? मोशन है। तो जब चार्ज मूव कर रहा है तो उसका पाथ बेंड कर रहा है, यानी कि उसके ऊपर फोर्स लग रही है मैग्नेटिक फील्ड में। और अगर रेस्ट में है तो उसके ऊपर कोई भी फोर्स नहीं लग रही है। जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने देखा कि चार्ज चाहे रेस्ट पे है चाहे वो मोशन में है, उसके ऊपर एक फोर्स लगती है। मैग्नेटिक फील्ड में एक छोटा सा चेंज कि अगर मैग्नेटिक फील्ड में कोई चार्ज रेस्ट में है तो उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगती, और अगर मोशन में है तो उसके ऊपर एक फोर्स लगती है। ये हम इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे, धीरे धीरे आते जाएगा। कौन सी फोर्स है, कितना मैग्नीट्यूड है, किस डायरेक्शन में रहेगी, किस तरफ बेंड करेगी, वो सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो फिलहाल हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, बायोट-सेवर्ट लॉ। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास बायोट-सेवर्ट लॉ। बायोट और सेवर्ट दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1820 में एक एक्सपेरिमेंट किया था, और उस एक्सपेरिमेंट से उन्होंने किसी करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकाली थी, उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। एक्चुअली पूरे करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से नहीं, एक स्मॉल लेंथ एलिमेंट या करंट एलिमेंट की वजह से। देखते हैं कैसे होगा। तो बायोट-सेवर्ट लॉ में क्या था? एक सपोज करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसमें आई करंट फ्लो कर रहा है।
अब इस करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से किसी पॉइंट P पे हमें निकालनी है मैग्नेटिक फील्ड। आपको पता है जब कंडक्टर से करंट पास करेगा तो इसके सराउंडिंग में क्या बनेगी, एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। तो वो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी एट दिस पॉइंट, इस पॉइंट पे क्या उसकी मैग्नीट्यूड होगा और क्या उसकी डायरेक्शन होगी, वो निकाला था किसने, बायोट-सेवर्ट। बायोट-सेवर्ट 2 साइंटिस्ट थे, तो उसी के नाम पे नाम पड़ गया बायोट-सेवर्ट लॉ। अब इस पूरे कंडक्टर की वजह से हम इस पॉइंट पे नहीं निकाल सकते। बायोट-सेवर्ट ने भी यही बोला कि पूरे कंडक्टर की वजह से नहीं निकाल सकते, लेकिन स्मॉल लेंथ एलिमेंट या स्मॉल करंट एलिमेंट हम लेते हैं। तो यहाँ पे क्या किया, इस पूरी वायर को निकालने के बजाय हमने क्या कर लिया, उसका एक छोटा सा पार्ट कर लिया, बहुत छोटा पार्ट लिया, और उस छोटे से पार्ट की वजह से इस पॉइंट पे हमने क्या निकाल ली, मैग्नेटिक फील्ड निकाली। बहुत से एक्सपेरिमेंट्स किए और उसके बाद जो ऑब्जर्वेशन आई उससे उन्होंने कुछ रिजल्ट बना के दिया, जो रिजल्ट हमारे बहुत काम आता है। ये आपके पास आ गया एक DL, इसको बोलते हैं करंट एलिमेंट, स्मॉल लेंथ एलिमेंट है, और इस केस में बोलेंगे इसको करंट एलिमेंट। तो ये आपके पास है करंट एलिमेंट। अच्छा, अब एक चीज़ याद रखना कि करंट एलिमेंट वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी डायरेक्शन कैसी होगी, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। जो करंट की डायरेक्शन होगी वही इस करंट एलिमेंट की डायरेक्शन होगी। ठीक, अब इसका डिस्टेंस मान लिया उन्होंने r, या r वेक्टर। तो इस पॉइंट पे आपको क्या निकालनी है, मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो आफ्टर सो मैनी एक्सपेरिमेंट्स उन्होंने हमें एक रिजल्ट दिया कि अब इस स्मॉल एलिमेंट की वजह से निकाल रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड भी कैसे निकलेगी, स्मॉल dB। तो dB जो आया उनके पास, वो फार्मूला था dB इज प्रोपोर्शनल टू I dl साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर। एक रिजल्ट उन्होंने हमें दिया, और प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के बाद देखोगे तो आपके पास dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर। ये मैग्नीट्यूड फॉर्म में, अब इसके बाद हम करेंगे वेक्टर फॉर्म में, है ना। तो मतलब सिंपल है कि अगर वायर में करंट ज़्यादा होगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी ज़्यादा होगी। जितने ज़्यादा आप इसको नज़दीक रखोगे, पॉइंट P जितना नज़दीक होगा उतनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगी, जितना दूर होगा उतनी कम मैग्नेटिक फील्ड होगी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। थीटा यहाँ पे क्या है, थीटा ये जब हम वेक्टर फॉर्म में देखेंगे तब हमें थीटा का पता चल जाएगा। थीटा है हमारे पास DL और R के बीच का एंगल। तो ये DL और ये R, DL और R के बीच का एंगल, ये क्या है, थीटा। तो ये रिज़ल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह यूज़ होगा। तो बायोट-सेवर्ट लॉ में ये रिज़ल्ट याद रखना है। ये आ गया मैग्नीट्यूड। और अगर वेक्टर फॉर्म में हम लिखना चाहें तो वेक्टर फॉर्म में हमारे पास आता है DB वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl क्रॉस r अपॉन r क्यूब। ठीक है, अभी r क्यूब क्यों है वो आपको पता है कि जब आप a क्रॉस b करते हैं तो हमारे पास होता है a b साइन थीटा। इसको सॉल्व करेंगे तो यही बन जाएगा, जैसे म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई, इसको करेंगे तो क्या आएगा, dl इंटू r इंटू साइन थीटा अपॉन r क्यूब। इस r से क्यूब कैंसिल, एक कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा आपके पास, r स्क्वायर। तो यहाँ पे आपके पास बचेगा r स्क्वायर। तो सेम चीज़ आ गई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर। तो ये आपके पास है वेक्टर फॉर्म में, और ये आपके पास है मैग्नीट्यूड फॉर्म में। क्लियर। अब इसमें एक चीज़ याद रखना, डायरेक्शन निकालने के लिए हम रूल अभी पढ़ेंगे। एक है राइट हैंड स्क्रू रूल, या फिर बोलेंगे एक राइट हैंड थंब रूल। उसके अलावा DB क्रॉस प्रोडक्ट आ रहा है DL और R का। इसका मतलब B जो मैग्नेटिक फील्ड है वो परपेंडिकुलर होगी DL के भी, और मैग्नेटिक फील्ड जो परपेंडिकुलर होगी वो वेक्टर R के भी होगी। ये कहाँ से आया,
हमने क्लास 11th में स्केलर एंड वेक्टर प्रोडक्ट्स पढ़ा था। अगर हमारे पास आता है कि वेक्टर सी इज इक्वल टू वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, तो हमें पता है कि ए क्रॉस बी जो रिजल्टेंट आएगा वो ए और बी दोनों की क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। ये हमने क्लास 11th में पढ़ा है। तो सेम अगर डी बी इसका क्रॉस प्रोडक्ट है तो वो इसके भी परपेंडिकुलर होगा और आर के भी परपेंडिकुलर होगा। अब डायरेक्शन कैसे निकालनी है इस पे ध्यान देते हैं। तो डायरेक्शन के लिए स्क्रू रूल या फिर राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड स्क्रू रूल या राइट हैंड थंब रूल। अच्छा, और डायरेक्शन से पहले एक चीज़ देख लेते हैं। ये जो आपके पास कांस्टेंट आया है μ0/4π, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू है। μ0/4π इसकी वैल्यू आती है 10⁻⁻7। ऐसा यूनिट आप निकाल सकते हैं। टेस्ला इसके होंगे, मीटर स्क्वायर यहाँ पे जाएगा, इसका मीटर और इसका एम्पियर, तो ये बन जाएगा टेस्ला मीटर एम्पियर इनवर्स। क्लियर। और μ0/4π की वैल्यू ये न्यूमेरिकल्स में बहुत काम आएगी, तो इस वैल्यू को याद रखना है कि μ0/4π की वैल्यू 10⁻⁻7 टेस्ला मीटर एम्पियर इनवर्स। अच्छा, और μ0 को क्या पढ़ते हैं यहाँ पे? μ0 होता है परमिएबिलिटी। परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस या वैक्यूम। जैसे आपने एप्सिलॉन नॉट पढ़ा था, वो था परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, वैसे यहाँ पे है μ0 दैट इज परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। तो ये टर्म्स थे आपके पास। अब आते हैं हम डायरेक्शंस के ऊपर। सपोज आपके पास ये एक करंट कैरिंग कंडक्टर है और आपको इस पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है। तो ये करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसमें I करंट पास कर रहा है और आपको पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है। तो बहुत सिंपल है, हम करते हैं राइट हैंड थंब रूल। ये आपके पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर है इस डायरेक्शन में और करंट की डायरेक्शन है ऊपर की तरफ। तो हम क्या करेंगे, अपने राइट हैंड को स्ट्रेच करेंगे और जो थंब है उसको रखेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो इन द डायरेक्शन ऑफ करंट रखा और फिंगर्स को कर्ल किया। फिंगर्स जिस डायरेक्शन में कर्ल हो रही हैं वही डायरेक्शन किसकी होगी, मैग्नेटिक फील्ड की होगी। यानी कि इस डायरेक्शन में आपके पास मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। और अगर इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड बनेगी तो पॉइंट P पे देखो कि फील्ड कहाँ जा रही है। पॉइंट P पे फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे अंदर की तरफ, तो इस पॉइंट पे डायरेक्शन क्या आएगी, अंदर की तरफ। और अगर यही पॉइंट P मैं यहाँ ले लेता तब क्या आती, यहाँ से बाहर की तरफ, है ना। तो सिंपल है, अपने थंब को रखना है इन द डायरेक्शन ऑफ करंट और कर्लिंग ऑफ जो फिंगर्स है वो क्या देगी आपको, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो इसमें आपके पास इस तरह से एक पाथ बनेगा, इस तरह से। तो इस पॉइंट पे आपके पास मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जाएगी, अंदर की तरफ, और इस पॉइंट पे कहाँ जाएगी, बाहर की तरफ। अब कुछ 2-4 एग्जांपल्स करते हैं जिससे ये और क्लियर हो जाएगा। सपोज ये आपके पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, आपको इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। अच्छा, एक चीज़ और कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन शो करने का एक तरीका है आपके पास। कैसा, अगर फील्ड अंदर की तरफ जा रही है इनवर्स, तो आप लगाते हैं क्रॉस, सर्कल के अंदर क्रॉस। और अगर फील्ड बाहर की तरफ आ रही है तो हम लगाते हैं इसके साथ एक डॉट। तो डॉट मीन्स परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स और क्रॉस मीन्स परपेंडिकुलर इनवर्ड्स। ये डायरेक्शन दिखाती हैं। ज़रूरी नहीं मैग्नेटिक फील्ड की, मैग्नेटिक फील्ड की बता सकती हैं, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की बता सकती हैं, करंट इन द वायर बता सकती है कि वायर ज़रूरी नहीं ऐसी रखी है। अगर वायर इस तरह से रखी है बाहर की तरफ तब,
और करंट बाहर की तरफ आ रहा है, तो हम उसको कैसे शो करेंगे? वायर बाहर की तरफ है और करंट बाहर की तरफ आ रहा है, तो इस तरह से शो करेंगे। और अगर वायर ऐसी है, करंट अंदर की तरफ जा रहा है, करंट अंदर की तरफ जा रहा है, तो हम उसको क्रॉस से शो करेंगे। अगर मैग्नेटिक फील्ड किसी पॉइंट पे अंदर की तरफ जा रही है तो हम ऐसे शो करेंगे। अगर मैग्नेटिक फील्ड किसी पॉइंट पे बाहर की तरफ आ रही है तो हम ऐसे शो करेंगे। सेम इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब ये आपको डायरेक्शंस बताता है, परपेंडिकुलर इनवर्ड्स एंड परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स। तो इस पॉइंट पे देखें, वायर की डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन दिस साइड, तो थंब को रखा करंट की डायरेक्शन में और फिंगर्स को कर्ल किया तो ये इस तरह से चल रहा है। तो इस तरह से चल रहा है तो पॉइंट पी पे क्या हो रहा है? बाहर की तरफ, यानी कि आप लिख सकते हैं दिस बी इज आउटवर्ड्स। क्लियर? अगर आपके पास सपोज ये कंडक्टर है, चलो इसकी डायरेक्शन उल्टी कर देते हैं, ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, करंट नीचे की तरफ चल रहा है, तो आपको इस पॉइंट पे क्या निकालनी है? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है। तो नीचे की तरफ थंब रखेंगे और कर्ल करेंगे तो इस तरह से चलेगा, और जब इस तरह से चलेगा कर्ल, तो पॉइंट पी पे क्या हो रहा है? वो बाहर की तरफ आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा? बी इज परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स। क्लियर? इसी तरह से हम यहाँ भी निकाल सकते हैं। ये करंट की डायरेक्शन है, कर्ल करेंगे तो कर्ल ऐसा होगा, और जब कर्ल ऐसा होगा तो आपके पास इस पॉइंट पे फील्ड कहाँ जाएगी? अंदर की तरफ। तो इस पॉइंट पे फील्ड की डायरेक्शन अंदर की तरफ, क्रॉस। तो B इज परपेंडिकुलर इनवर्ड्स। तो इस तरह से आप डायरेक्शन निकाल सकते हैं। अच्छा, एक और एग्जांपल करते हैं कि मान लो इस बार वायर दी है आपको ये, अब वायर बाहर की तरफ, यानी कि वायर में करंट की डायरेक्शन क्या है? आउटवर्ड्स। तो ये वायर है जिसमें करंट इज आउटवर्ड्स, करंट इज कमिंग आउटवर्ड्स, इसमें करंट बाहर की तरफ आ रहा है। अब करंट बाहर की तरफ आ रहा है और यहाँ पे कोई सर्टेन पॉइंट P आपके पास है, इस पॉइंट पे आपको निकालनी है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो कैसे करेंगे? इस बार वायर कैसी है? बाहर की तरफ, वायर बाहर की तरफ, करंट बाहर की तरफ आ रहा है, तो ये करंट रखा आपने और ये और कर्ल किया, तो इस तरफ चल रही है ये थंब और ये कर्ल, तो ये इस तरफ चल रहा है। तो पॉइंट P यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा? डायरेक्शन इज, ये आ गया आपके पास वेक्टर R, वायर से पॉइंट का डिस्टेंस वेक्टर R, और यहाँ से डायरेक्शन क्या आई थी हमारे पास? ऊपर की तरफ। तो ये आ गई मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। क्लियर? एक और एग्जांपल कर लेते हैं। मान लो इस बार वायर में करंट जा रहा है अंदर की तरफ, तो करंट इज गोइंग इनवर्ड्स। जब करंट अंदर की तरफ जाएगा तो आपको किसी सर्टेन पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो वायर से P का डिस्टेंस वेक्टर R, थंब जाएगा इस बार अंदर की तरफ, तो कर्ल होगा ऐसे। तो इस डायरेक्शन में अगर कर्ल हो रहा है तो पॉइंट P पे डायरेक्शन क्या हो रही है आपकी? इस तरफ के लिए आ रही है। तो पॉइंट P पे डायरेक्शन ये आ रही है, तो दिस इज मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन। अब इसी डायरेक्शन में आ रही है तो हमने डायरेक्शन ऐसी क्यों नहीं बनाई? तो B हमारे पास क्या होता है? DL क्रॉस R, यानी कि जो B आएगा DL और R दोनों के परपेंडिकुलर आएगा। तो ये DL R और B तीनों क्या होना चाहिए? परपेंडिकुलर। तो इसलिए हमने इसको परपेंडिकुलर डायरेक्शन में बनाया है। क्लियर? कोई और डायरेक्शन नहीं दी। सेम यहाँ पे भी, यहाँ भी हमने परपेंडिकुलर डायरेक्शन दी थी, क्योंकि ये वेक्टर्स क्या होंगे? एक दूसरे में परपेंडिकुलर रहेंगे।
तो इस तरह से हम डायरेक्शंस निकाल सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड की बाय यूजिंग राइट हैंड थंब रूल। और दूसरा है राइट हैंड स्क्रू रूल, आप वो भी लगा सकते हैं। ये आपके पास करंट कैरिंग कंडक्टर, ये पॉइंट P और यहाँ पे आ गया डिस्टेंस R। ये आपने DL ले लिया। तो DL की डायरेक्शन क्या होगी, जो करंट की डायरेक्शन है, अभी बताया था DL और करंट की डायरेक्शन क्या होती है, सेम होती है। तो यही करंट की डायरेक्शन है, यही DL की डायरेक्शन होगी, यानी कि DL इज इन दिस डायरेक्शन और R की डायरेक्शन ये है। तो DL और R क्लियर। तो इस पॉइंट पे आपने रखना है और DL से R की तरफ स्क्रू को घुमाना है। ये आ गया DL और ये आ गया R। तो DL और R, DL से R की तरफ घुमाओ, DL क्रॉस R। तो जब इस तरह से स्क्रू को घुमाएंगे तो स्क्रू कहाँ जाएगा, अंदर की तरफ। तो इसका मतलब इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, अंदर की तरफ। क्लियर। सेम उसी की तरह ये करंट है, यहाँ पे आपने DL ले लिया, यहाँ पे आपने पॉइंट P ले लिया। तो DL की डायरेक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ करंट और ये वेक्टर R की डायरेक्शन। तो DL की डायरेक्शन आ गई नीचे की तरफ, ये आ गई R की डायरेक्शन इधर की तरफ। तो DL और R अब इस पॉइंट पे रखना है और DL से R की तरफ घुमाना। तो DL से R की तरफ जब स्क्रू को घुमाएंगे तो क्या होगा, वो बाहर की तरफ आएगा। इसका मतलब इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, बाहर की तरफ। तो सिंपल है, राइट हैंड स्क्रू रूल या फिर राइट हैंड थंब रूल, आप किसी से भी निकाल सकते हैं।